देश दुनिया की सारी बड़ी खबर के साथ सामने मौजूद दोस्तों सबसे पहले सबसे बड़ी घटना आपको बताएंगे, जहां पर आंदोलन में एकजुटता दिखाकर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा करवाने के बाद इंडिया गठबंधन की दो पार्टियों ने कट्टर दुश्मनी होने के बावजूद एक दूसरे के साथ आने और मैच्योरिटी दिखाने का फैसला लिया है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला, कैसे इंडिया गठबंधन की दो पार्टियां बीजेपी का गोवा में सफाया करने के लिए एकजुट होने जा रही है दोस्तों, और किस तरीके का हो गया है माहौल और कौन इंडिया गठबंधन को एकजुट करने में लगा हुआ है। दोस्तों डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर बीजेपी के एक दो नहीं बल्कि 136 से ज्यादा नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। और दोस्तों परिवारवाद बीजेपी के अंदर इतना फैल गया कि पार्टी के अंदर अंदरूनी खींचतान का खुले तौर पर किया गया है ऐलान। बताएंगे डिटेल में पूरी अपडेट दोस्तों। इसी के साथ में मोदी सरकार के 54,000 करोड़ रुपए का कुछ अता पता ही नहीं मिला दोस्तों, और ऐसा देखकर सीएजी यानी महालेखा विभाग के भी होश उड़ गए हैं। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरी अपडेट, और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी अपडेट, सारी बड़ी जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि इंडिया गठबंधन बीजेपी को कई मामलों पर बैकफुट पर धकेल सकता है दोस्तों, यहां तक कि मंत्री तक का इस्तीफा ले सकता है और आंदोलन को सफल बना सकता है, लेकिन जब तक चुनावी राजनीति में बीजेपी को नहीं हराया जाएगा तब तक भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की विचारधारा से देश को नहीं बचाया जा सकता। इसीलिए चुनावी राजनीति में पटकनी देना सबसे ज्यादा जरूरी है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखा बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पिछले दिनों इंडिया गठबंधन ने अपनी एकजुटता दिखाई दोस्तों, और छात्रों के आंदोलन के साथ में पूरी तरीके से खड़े रहे। किसी पार्टी ने किसी दूसरी पार्टी के ऊपर कोई भी ओछी या फिर अपमानजनक टिप्पणी नहीं की, जिस कारण से इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से मजबूत दिखाई दिया दोस्तों। आम आदमी पार्टी अपना खुद का अभियान चला रही थी, कांग्रेस पार्टी खुद का अभियान चला रही थी, लेकिन सब मिलकर छात्रों का आंदोलन आगे बढ़ा रहे थे और इसीलिए छात्रों के आंदोलन को सफलता मिलती है दोस्तों। और छात्रों ने आखिरकार बीजेपी के नेता धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा ले लिया दोस्तों। ऐसे में इंडिया गठबंधन की एकजुटता का भी एक परिणाम था कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि क्या ये जो इंडिया गठबंधन का किसी मुद्दे को लेकर एकजुटता है, क्या ये एकजुटता गठबंधन को सरकार बनाने तक की स्थिति में पहुंचा सकता है? इसका जवाब है इसके लिए कई सारे समन्वय करने पड़ेंगे, और उसमें सबसे बड़ा समन्वय उन पार्टियों के बीच में करना पड़ेगा दोस्तों जो कुछ राज्यों के अंदर आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन कई अन्य राज्यों के अंदर उनकी खुद की एक बड़ी भूमिका है, जिस भूमिका के तहत वो दूसरी पार्टी का समर्थन करके उसे मजबूत करके इंडिया गठबंधन को आगे बढ़ा सकते हैं। कुछ ऐसा ही मामला गोवा से जुड़ा हुआ है, जहां पर गोवा के अंदर पिछली बार 2022 के जब विधानसभा चुनाव होते हैं दोस्तों, तो नतीजे काफी ज्यादा चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले इसलिए थे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को लेकर लगभग 10 साल की सरकार के कारण सत्ता विरोधी लहर देखने को मिल रही थी दोस्तों, लेकिन सत्ता विरोधी लहर का फायदा इंडिया गठबंधन को नहीं मिला। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यह था कि इंडिया गठबंधन के वोट आपस में ही विभाजित हो गए दोस्तों। तृणमूल कांग्रेस ने महाराष्ट्र गोमांतक पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिनको लगभग दोनों को मिला के 12% के आसपास वोट मिला दोस्तों, जबकि कांग्रेस पार्टी को अकेले 23% के आसपास वोट मिला, और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी तो उसको लगभग 7% के आसपास वोट मिला। और ऐसे में अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनकी एकजुटता नहीं हो पाने के कारण जो वोट है वो आपस में विभाजित हो गए दोस्तों, और केवल 1/3 वोट लाने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने 40 में से 20 सीटें जीत ली दोस्तों, यानी बीजेपी 1/3 वोट लाकर 50% से ज्यादा सीटें जीत गई, और एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को इंडिया गठबंधन के आपसी विभाजन का फायदा हुआ दोस्तों। लेकिन अब इस विभाजन को खत्म करने की दिशा में एक बड़ा कदम, ठोस कदम उठाया गया है। गोवा एक ऐसा छोटा राज्य जिसकी देश की राजनीति में बड़ी भूमिका है दोस्तों, उस गोवा के लिए अब इंडिया गठबंधन ने अपनी एकजुटता दिखानी शुरू कर दी है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस अब कमजोर हो चुका है। तो तृणमूल कांग्रेस के मतदाता वापस से इंडिया गठबंधन में लौट जाएंगे दोस्तों। बाकी एमजेपी पार्टी यानी महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी से बातचीत किया जा रहा है, लेकिन जो बड़ी बात है दोस्तों वो ये कि आम आदमी पार्टी के पास, क्योंकि गोवा के अंदर पिछली बार 8% के आसपास वोट थे, तो अब इनके साथ भी बातचीत शुरू कर दी गई है। गोवा में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस और गोवा फॉरवर्ड पार्टी यानी जीएफपी ने गठबंधन को लेकर शुरुआती बातचीत शुरू कर दी है दोस्तों, और यह बातचीत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जीएफपी पार्टी के साथ में बात कर रही है, और जीएफपी पार्टी आम आदमी पार्टी को गठबंधन का हिस्सा बनाने के लिए आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं से बातचीत कर रही है दोस्तों, यानी जीएफपी पार्टी के प्रमुख विजय सरदेसाई ने इंडिया गठबंधन के नेता कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कमेटी के अध्यक्ष गिरीश चौनकर के साथ में बातचीत की है दोस्तों, और साथ साथ आम आदमी पार्टी से भी संपर्क साधा गया है। आम आदमी पार्टी को साथ में लाने के लिए विजय सरदेसाई पूरे काम पर जुट गए हैं। तो कहने का मतलब विजय सरदेसाई ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी और जीएफपी का गठबंधन हो जाए, और ये गठबंधन अगर बनेगा तो अपने आप में गोवा की राजनीति को पूरी तरीके से 180 डिग्री शिफ्ट होना पड़ेगा दोस्तों, और गोवा के अंदर बीजेपी की 15 साल पुरानी सरकार को टाटा अलविदा बाय बाय बोला जा सकेगा। अगर आप भी मानते हैं कि अब टाइम आ चुका है जब इस तरीके के समीकरण बनाने पड़ेंगे, किसी एक व्यक्ति को बीच में आकर दो बड़ी पार्टियों के बीच में समझौता करना पड़ेगा ताकि बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया जाए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि गोवा के अंदर ये फॉर्मूला चलेगा तो देश में इस फॉर्मूले का पूरी तरीके से इस्तेमाल किया जाना चाहिए, तो लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तब, जहां पर
छत्तीसगढ़ से बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आती है दोस्तों। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के अंदर डोगरगढ़ शहर में बीजेपी के मंडल में जोरदार तरीके का बगावत देखने को मिला दोस्तों, और बगावत थमने का नाम नहीं ले रहा है। 111 बीजेपी के नेता कार्यकर्ताओं ने सामूहिक तौर पर पार्टी को छोड़ने का फैसला लिया। अब तक यहां पर 25 और कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है दोस्तों। कुल मिलाकर 136 इस्तीफे अब तक टोटल हो चुके हैं। इस्तीफे पर सोशल मीडिया में काफी चर्चा चल रही है दोस्तों। आसपास के इलाके के लोग चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस्तीफे का सबसे बड़ा कारण यह है कि इस बार जिला बीजेपी के अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा के मंत्री बलविंदर सिंह विकी और पूर्व महिला मोर्चा की अध्यक्ष एम तुलसी ने 25 कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जिला अध्यक्ष के नाम सामूहिक इस्तीफा भेजा है। और इस्तीफा देने वाले नेताओं का आरोप है कि शहर मंडल अध्यक्ष जसमीत सिंह अपनी मनमानी कर रहे हैं और वे कार्यकर्ता की कार्यशैली से नाराज है। साथ ही पार्टी की नीति के खिलाफ यहाँ पर परिवारवाद चल रहा है, पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है, यानी बीजेपी के अंदर परिवारवाद जमकर चल रहा है। इस बात से नाराज होकर टोटल 136 इस्तीफे अब तक आ चुके हैं दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि अभी तो शुरुआत है, अभी तो राजनाथ सिंह का बेटा जो राजनीति में आ चुका है, अमित शाह का बेटा जो बड़े पोस्ट पर पहुंच चुका है ICC के अंदर, और ऐसे ही नितिन गडकरी का बेटा हो या फिर शिवराज सिंह चौहान का बेटा हो या फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया का बेटा हो, तो ये सारे परिवारवाद के तहत सत्ता के इर्द गिर्द घूम रहे हैं दोस्तों। कहने का मतलब जो युवा है उनके लिए मौके लगातार निरंतर कम होते चले जा रहे हैं। इन्हीं बातों को लेकर छात्रों के अंदर एक व्यापक आक्रोश देखने को मिल रहा है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर। अगर आप भी मानते हैं कि देश के अंदर ये बहुत बड़ा मुद्दा है परिवारवाद का, तो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ देश के अंदर टोटल मिलाकर 33,973 ऐसे केस हैं दोस्तों, जिन केस से जुड़े हुए सरकारी पैसे लगभग 54,000 करोड़ रुपए के पैसे का कोई अता पता ही नहीं लगा है। यानी आप सोचिए कि CAG ने ऑडिट कराया, यानी CAG महालेखा विभाग ने अपने तरीके से सरकार ने कहां क्या क्या पैसा खर्च किया है इस बारे में जानकारी इकट्ठा की, तो इनका माथा भी चकरा गया दोस्तों। CAG ने पाया कि बीजेपी सरकार मोदी सरकार के टोटल खर्च में से 54,000 करोड़ का कोई अता पता ही नहीं है, और टोटल 33,973 ऐसे मामले सामने आए हैं दोस्तों। इस पर गोदी मीडिया में एकदम शून्य पटक सन्नाटा चल रहा है। IT सेल वाले अपने घर में चुप्पी साध कर बैठे हुए हैं। इस पर सोशल मीडिया पर अब पत्रकारों ने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया दोस्तों। लिखा कि सोचिए कि बीजेपी सरकार के बजट का 54,000 करोड़ रुपए ऐसे खर्च हो रहा है जिसकी कोई जानकारी नहीं है। अनअकाउंटेड पैसा है, और अनअकाउंटेड पैसा कोई 1-2 रुपया नहीं है दोस्तों, 2-4-5,000 करोड़ नहीं है, बल्कि 54,000 करोड़ रुपए का कोई अता पता नहीं है कि मोदी सरकार ने खर्च कहां किया। इस बात को लेकर अब सोशल मीडिया पर लोगों ने माहौल बनाना शुरू कर दिया है दोस्तों। लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है, और बीजेपी के समर्थक आकर कह रहे हैं कि ये पेंडिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट से जुड़ा हुआ मामला है, यानी पैसा कहां खर्च किया गया है ये मंत्रालय की ओर से या फिर किसी डिपार्टमेंट की ओर से जानकारी नहीं दी गई है। तो 54,000 करोड़ का कुछ अता पता नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि अगर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री का ये काम है कि वो PUC उपलब्ध करवाए, यानी पेंडिंग यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट उपलब्ध करवाए, तो वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे। कुल मिलाकर दोस्तों ये सब मिलकर कहीं ना कहीं आम जनता को घुमाने में लगे पड़े हैं दोस्तों। इसमें सबसे ज्यादा पैसा जिस मंत्रालय का जिसके बारे में कोई जानकारी नहीं है वो महुआ मंत्रालय है, यानी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, जिसके मंत्री हैं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा इस पूरे मामले पर, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि खट्टर नरेंद्र मोदी के काफी करीबी है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। साथ साथ आज दतिया के उपचुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं दोस्तों, और इस नतीजे से तय होगा कि आखिर मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो आपसी खींचतान चल रही है वो कितनी ज्यादा खराब स्थिति में है दोस्तों। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय कब्जा कर लिया था बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने दतिया के अंदर, और आज अगर नरोत्तम मिश्रा में ताकत है तो वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हराकर दिखाएंगे, और तब माना जाएगा कि नरोत्तम मिश्रा ने मोदी और शाह को चुनौती दी है दोस्तों। पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस बीच एक बड़ी कार्रवाई की है दोस्तों। जो पूर्व विधायक है राजेंद्र भारती, उनको निलंबित कर दिया गया है। उन पर उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार घनश्याम सिंह के खिलाफ भीतर करने का आरोप लगाया गया दोस्तों। सोमवार को 3 अगस्त को होने वाली मतगणना से ठीक पहले इस कार्रवाई ने प्रदेश के अंदर सियासी हलचलों को तेज कर दिया है दोस्तों, और राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था, और दतिया की सीट पर उपचुनाव कराए गए थे। लेकिन बाद में पता चला, भनक लगा कि ये बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, क्योंकि इनको टिकट नहीं दिया गया, तो फिर पार्टी की तरफ से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसी के साथ में पंजाब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में जारी विवाद अब और ज्यादा गहराता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। चन्नी के समर्थकों ने भूपेश बघेल के सामने जोर जोर से नारे लगाए दोस्तों। संगरूर के अंदर हुई बैठक के अंदर दोनों गुट के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई दोस्तों। पटियाला के अंदर तो हाथापाई जैसी स्थिति बन गई। इस दौरान पार्टी के पंजाब के प्रभारी और प्रदेश के महासचिव भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव होने वाले दोस्तों। ऐसे में संगरूर की बैठक के दौरान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और भूपेश बघेल तो मीटिंग में पहुंचे, लेकिन चन्नी के समर्थकों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दी। ऐसे में अब देखना यह होगा कि चरणजीत सिंह चन्नी अपने समर्थकों को कंट्रोल करते हैं या फिर वो पार्टी से बाहर का रास्ता देखते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे बस की नहीं है और मैं पार्टी से बाहर का रास्ता भी देख सकता हूं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि चन्नी के समर्थक अगर कंट्रोल उनसे नहीं हो पा रहे, तो फिर चन्नी साहब को कोई और रास्ता देखना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ने इनको एक नॉर्मल विधायक से मुख्यमंत्री बना दिया था, लेकिन अब ये जिस तरीके का बवाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं पार्टी की स्थिति को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर
कांग्रेस पार्टी के नेता पवन खेड़ा ने एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री जनजी से डरते हैं क्योंकि 2029 में अगर मतदान प्रतिशत देखे तो सबसे बड़ी आबादी अगर कोई होगी तो वो जनजी होगी, यानी जनजी समाज के लोग, युवा वर्ग के लोग वोट डालेंगे दोस्तों। और इसी बात को लेकर बीजेपी को सबसे ज्यादा खतरा दिखाई दे रहा है। और बड़ी बात यह है कि जनजी आंदोलन ने जिस तरीके से भाजपा को बैकफुट पर धकेल दिया दोस्तों, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी के लोग जनजी बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें उनको सफलता नहीं मिल पा रही है। और नरेंद्र मोदी कई बार आकर जनजी वाली बातें करने लगते हैं दोस्तों। उनको लगता है कि ऐसा करेंगे तो जनजी मान जाएंगे, लेकिन जनजी लोग तब मानेंगे जब प्रधानमंत्री के काम ऐसे होंगे, कर्म ऐसे होंगे। केवल मुंह से बोलने से काम नहीं चलता। तो दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर इसके अलग अलग कोने में कराए गए एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी दिल्ली इकाई ने एक बड़ी सीख ली है दोस्तों। बीएलओ से जनता को कनेक्ट करने के लिए कमर कस ली गई है। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह यादव ने बताया कि ब्लॉक कमेटी स्तर पर संगठनात्मक बैठकें हो रही है, जिसमें पार्टी मतदाता जागरूकता अभियान तथा मतदाता सूची से जुड़े कार्यों की समीक्षा कर रही है। बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने और ऐसे मामले पर चर्चा चल रही है। बैठक में कांग्रेस पार्टी के बूथ स्तर के एजेंटों ने कई लोगों के मतदाता पहचान पत्र बूथ स्तर अधिकारी बीएलओ को सौंपे हैं। ऐसे अब देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली के अंदर मतदाता सूची को लेकर एक्टिव तरीके से कैसे काम करती है। आप लोग अपनी राय जरूर लेकर आएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज़ अपडेट दोस्तों, जहां पर जब नरेंद्र मोदी बार बार रात में आकर दोस्तों की जगह फ्रेंड कर रहे हैं, तो इसके बाद अब राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के द्वारा जो ऐसी हरकतें की जा रही है कि युवाओं के बीच पेट पैट दिखाया जाए, तो उस पर जवाब दिया है दोस्तों। राहुल गांधी ने एक पोस्ट किया है जिसे कोरियन फिल्मों के अंदर हार्ट बोला जाता है, यानी फिंगर हार्ट बोला जाता है, और एक तरीके से प्यार दिखाने का एक तरीका है दोस्तों। तस्वीर के साथ राहुल गांधी ने लिखा कि अभी भी एक स्टूडेंट हूँ और हर दिन कुछ नया सीख रहा हूँ। आज का सबक है कि आज फ्रेंडशिप डे है और यह एक हार्ट है। सभी को फ्रेंडशिप डे की शुभकामनाएं, ढेर सारा प्यार। राहुल गांधी का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है दोस्तों। कई यूजर्स उन्हें के पॉप स्टाइल में फिंगर हार्ट दिए जाने को लेकर प्रतिक्रिया दी। कई सारे लोगों ने इसे सहज और दोस्ताना अंदाज बताया दोस्तों। ऐसे में युवाओं से संपर्क साधने के लिए युवाओं के इशारों का भी इस्तेमाल किया जाता है। भाजपा की नेत्री सुषमा स्वराज की बेटी जबरदस्ती का साइन बना रही थी दोस्तों, जिसको लेकर लोगों ने निशाना भी साधा, लेकिन राहुल गांधी फ्रेंडशिप डे के मौके पर ये मैसेज भेज रहे हैं, तो ये छोटा सा गेस्चर का बनता भी है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि नॉर्मल चीजें होनी चाहिए, लेकिन ऐसा ना लगे कि जरूरत से ज्यादा ओवर रिएक्ट करने की कोशिश की जा रही है। और इन्हीं बातों पर पूरी तरीके से ध्यान देकर चलते हैं एक और बिग न्यूज़ अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें नेता विपक्ष राहुल गांधी के 8 तारीख को होने वाले प्रयागराज के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मोर्चा संभाला हुआ है दोस्तों। यहां तक कि प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं और जो प्रदेश के प्रभारी हैं, उन्होंने पूरी जान लगा दी है। कोशिश किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बल्कि लाखों लाख की संख्या में लोगों को, छात्रों को इकट्ठा कर दिया जाए। अगर छात्र इकट्ठा हो गए तो फिर अमित शाह के इस्तीफे की मांग को और जोर शोर से आगे बढ़ाया जाएगा। 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे पहले ही रजिस्टर कर चुके हैं, पंजीकरण कर चुके हैं, तो ये मामला काफी बड़ा होने वाला है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज़ अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर क्या बिहार की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की एंट्री अब जोरदार तरीके से हो सकती है? क्या कांग्रेस पार्टी अपने सहयोगी के साथ मैदान मारने जा रही है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। आपको बता दें कि सबको पता है कि बिहार के अंदर एक नई पार्टी का एक्सपेरिमेंट चल रहा है। प्रशांत किशोर नई पार्टी बना रहे हैं जनसुराज नाम से, और जनसुराज पार्टी की तरफ से बांकीपुर का उपचुनाव खुद प्रशांत किशोर लड़ रहे हैं कार्यकर्ताओं के बीच में उत्साह भरने के लिए दोस्तों। और यही बड़ा कारण है कि अब अगर आज प्रशांत किशोर बांकीपुर की सीट जीत जाते हैं दोस्तों, तो अपने आप में कांग्रेस पार्टी और पीके का गठबंधन कार्ड पर आ जाएगा, यानी जल्द ऐलान कर दिया जाएगा। अगर आप भी मानते हैं कि प्रशांत किशोर अगर आज बड़े अंतर से चुनाव जीत जाते हैं या जैसे तैसे बांकीपुर से चुनाव जीत जाते हैं, तो ये भरोसा हो जाएगा कि बिहार के अंदर बीजेपी को उसके 40-50 साल पुरानी सीट पर हराया जा सकता है। और ऐसे में कांग्रेस का विश्वास भी जगेगा उनके प्रति। और देखने वाली बात ये होगी दोस्तों कि हो सकता है कि चेहरा प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में काम कर जाए। जो भी अपडेट इससे जुड़े आती रहेगी आप लगातार पहुंचाएंगे दोस्तों। बहुत बड़ा दिन है पीके के लिए। साथ साथ कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया संस्थानों ने कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता विवेक तनखा को सोनम वांगचुक और अमित शाह से जोड़ते हुए भ्रामक, फेक और फालतू खबरें फैलाई थी दोस्तों। इस मामले को लेकर अधिवक्ता उज्जवल आनंद शर्मा ने संबंधित मीडिया संस्थानों को कानूनी नोटिस भेजा है, और नोटिस के बाद संबंधित संस्थानों ने अपनी खबर को वापस ले लिया है। यानी कांग्रेस पार्टी के नेता, जो वरिष्ठ नेता है, सुप्रीम कोर्ट के वकील है दोस्तों विवेक तनखा, उनको लेकर इस तरीके के उल्टे से दावे किए जा रहे थे। बड़ी बात यह को अब सबक मिल गया है और मीडिया वाले अपना पोस्ट डिलीट करके भाग गए हैं दोस्तों। यानी पहले जितनी ज्यादा उतनी बदनामी करने पर तुल जाते हैं, बाद में पता चलता है कि हिसाब किताब कर दिया जाएगा। कांग्रेस के नेता विवेक तनखा तो एक तगड़े सुप्रीम कोर्ट के वकील है दोस्तों, तो वो कभी भी बीजेपी को इस मामले पर रिमांड पर ले सकते हैं। और कहीं ना कहीं दोस्तों भारतीय जनता पार्टी समर्थक ये लोग जो बैठे पड़े हैं, इन सबको पता चल गया होगा कि झूठ बोलना, लिमिट में बोलना, अगर ज्यादा बोलेंगे तो फिर सामने वकील भी बैठे होते हैं। और उन्होंने कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर कार्रवाई तो कर ही दी है दोस्तों। इसी के साथ में चलते हैं एक और बड़ी अपडेट, जहां पर शंकराचार्य को बदनाम करने के लिए एक पूरी श्रृंखला चल रही है दोस्तों। क्योंकि बीजेपी को पता है कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अगर शंकराचार्य चुप नहीं होते तो शंकराचार्य भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को खराब कर डालेंगे दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि इनको
चुप रहने के लिए बोला जा रहा था दोस्तों, लेकिन अब इनके खिलाफ एक बड़ी साजिश चल रही है। आपको बता दें कि एक इंटरव्यू सामने आता है जहां पर ये इंटरव्यू करके आए हैं टीवी के पत्रकार अमन चोपड़ा, जो स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जो देश के शंकराचार्य हैं दोस्तों, उनको लेकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है और उनके लिए जो शब्द बोले गए हैं दोस्तों वो काफी ज्यादा आपत्तिजनक है दोस्तों। यानी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को अभिमुक्तेश्वरानंद लिखने की जगह अभिमुक्तेश्वर रुदीन लिखा हुआ है, यानी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल किया गया है स्वामी शंकराचार्य के नाम के पीछे, ताकि उनको मुस्लिम साबित किया जा सके। और आप लोग जानते हैं कि कैसे और शंकराचार्य की छवि को खराब करने का पूरा मुहिम चलाया जा रहा है दोस्तों। और ये जो तथाकथित पत्रकार है ये जाते ही उस उद्देश्य से है, इनका काम होता है शंकराचार्य या फिर भारतीय जनता पार्टी को लगातार निशाने पर लेने वाले लोगों को ही अचानक से प्रकट किया जा रहा है दोस्तों। बीजेपी उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव से पहले शंकराचार्य को लेकर और ज्यादा उनके खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करेगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने बीजेपी के फर्जी हिंदुत्व का पूरी तरीके से कार्ड सबके सामने रख दिया है, जिस बात को बीजेपी लोग बर्दाश्त नहीं कर पा रहे और भाजपा के समर्थक डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से शंकराचार्य को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर शंकराचार्य का काफी अपमान पहले ही हो चुका है और अगर और ज्यादा अपमान करने की कोशिश करेंगे तो आने वाला चुनाव भी तैयार हो रहा है। जल्द पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट तरफ, जहां पर बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पर उनके दिल्ली के स्थित आवास पर रविवार को शाम एक शख्स ने हमला कर दिया दोस्तों और पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, इस बीच ये बदतमीजी की गई दोस्तों। बड़ी बात यह है कि खुलेआम गुंडागर्दी की गई है और पप्पू यादव एक सांसद है, उनको भी अपने घर पर सुरक्षित रहने का मौका नहीं मिल रहा है। और हमला करने वाले का नाम सुमित प्रधान उर्फ सुमित गिरी गोस्वामी और बुलंदशहर का ये रहने वाला बीजेपी का नगर मंत्री है। पप्पू यादव ने आरोप लगाया कि युवक ने उनके ऊपर चाकू से हमला करने की कोशिश की और कुछ बाबा रोज कहते हैं कि मुझे मार दो, जला दो, 51 लाख रुपए देंगे। हमने एक व्यक्ति को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस अभी आरोपी को पकड़कर ले जाएगी, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की करेगी। और पप्पू यादव ने चंदा चोरी के मामले को लेकर संसद भवन के बाहर जोरदार तरीके से प्रदर्शन किया था दोस्तों। और बीजेपी वालों को यही बात पसंद नहीं आ पा रही है। सोचिए, भाजपा का एक व्यक्ति पदाधिकारी ऐसे हमला करने के लिए जा रहा है इनके पास, तो ये बहुत गंभीर मामला है दोस्तों। जो भी रिपोर्ट इससे जुड़ी आती रहेगी आप तो लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने दावा किया कि बर्धमान जिले के अंदर गिरफ्तार संदिग्ध जैशे मोहम्मद के ऑपरेटिव्स हमीम मंडल ने दिल्ली के जंतर मंतर प्रोटेस्ट में तोड़फोड़ की साजिश की थी। एसटीएफ के मुताबिक पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स के द्वारा हमीम को कंट्रोल किया जा रहा था। यानी दिल्ली के जंतर मंतर वाले मामले को लेकर लोग सोच रहे थे कि अब तक कोई आतंकवादी वाला एंगल क्यों नहीं आया, लेकिन अब जो अपडेट है दोस्तों उसमें बताया गया है कि इसमें पाकिस्तान का भी एंगल है। यानी तार अब लगातार ढूंढे जा रहे हैं। अगर आप भी मानते हैं कि जब आंदोलन खत्म हो चुका है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो चुका है, तब ये जो सारी चीजें की जा रही है वो पोस्ट प्रोटेस्ट के बाद जो माहौल बनाया जाता है देश में उसे लेकर की गई है, ताकि लोगों को आंदोलन याद न रहे, आंदोलन में क्या क्या कमियां थी वो याद रहे, और इसीलिए एक पूरा अभियान चलाया जाता है दोस्तों। दो शब्द जरूर लिखकर बताया गया इस पूरे मामले को लेकर। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर कांग्रेस जनता पार्टी के मुख्य सदस्य अपने भविष्य के एजेंडे को लेकर 5 अगस्त को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर में एक बैठक करेंगे और संगठन के सूत्रों ने ये जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि ये बैठक सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दीपके के आवास पर होगा और सूत्रों के अनुसार पिछले महीने दिल्ली के जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक के खिलाफ देश भर से चले आंदोलन के बाद सीजेपी के कार्यकर्ताओं और स्वयंसेवकों ने कहा था कि वे कुछ ऐसे समय पर परिवार के साथ में बिताए। उन्होंने कहा कि सीजेपी के मुख्य सदस्य को यह भी कह दिया गया है कि वे स्वयंसेवकों और छात्रों से बात करें और बैठक में अपने विचारों को रखे और सुझाव लेकर आए। सूत्रों के मुताबिक 5 अगस्त को यह बैठक बुलाई गई है और उसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा और भविष्य की रणनीति के बारे में भी चर्चा की जाएगी। दोस्तों अब देखते हैं क्या कोई नए तरीके का आंदोलन शुरू किया जाएगा या फिर मामला एकदम ठंडे बस्ते में जाने वाला है। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट जिसमें 25 जुलाई के दिन हजारों छात्र पेपर लीक का शांतिपूर्ण विरोध और धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर बिहार पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में इकट्ठा हुए दोस्तों। और खजांची हाट चौक तक नाकाबंदी तक विरोध प्रदर्शन करके छात्रों पर पुलिस के भयंकर लाठीचार्ज का विरोध किया गया है। डीएम और एसडीपीओ को इस संदर्भ में मैंने यानी रागिनी नायक बताती है कांग्रेस पार्टी के नेत्री की उन्होंने कांग्रेस पार्टी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मेंबर की रिपोर्ट जिला अध्यक्ष कुमार और आदित्य के फॉरबिन्सगंज के विधायक मोहन विश्वास के साथ ज्ञापन प्रोटेसाइड का मुआयना किया गया है। राहुल गांधी ने साबित कर दिया कि देश के सरकारी लोग यानी सरकार के लोग लाठी की गूंज से नहीं युवाओं की छात्र गूंज से डरते हैं। ऐसे में आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय जरूर लिखिएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर अपने समर्थकों से पैर धुलवाने के मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले अब सवालों के घेरे में आ गए हैं। दोस्तों जो बड़ी अपडेट है वो ये कि महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और विधायक नाना पटोले एक बार फिर से विवादों में आ गए हैं। कार्यकर्ताओं ने दूध से उनके पैर धोए हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद कांग्रेस पार्टी के नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मिली जानकारी के मुताबिक ये वीडियो गुरु पूर्णिमा के दिन संभावना जताई जा रही है कि ये वीडियो वहीं का है दोस्तों। और ये जो कार्यकर्ता है ये नेताजी को गुरु मान रहे होंगे और इसीलिए पैर वैर दूध से धो
रहे हैं, फिर पानी से धो रहे हैं, उसके बाद साफ कर रहे हैं। तो इसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के अंदर ये संस्कृति तो नहीं थी। तो ये जो कर रहे हैं नाना पटोले, क्या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाएगी? ऐसे में एक बात है कि नाना पटोले एक बड़े वरिष्ठ नेता है दोस्तों, अपने क्षेत्र में इनका दबदबा है, लेकिन जिस तरीके की हरकतें इन्होंने की है ये एकदम गलत है। हो सकता है कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर नोटिस भी जारी करे। ये एक तरीके से अंधविश्वास को बढ़ाने और देश के अंदर सूडो साइंस की बातें करने जैसा है। साथ साथ दोस्तों, देश के अंदर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन की सफलता के बाद, यानी धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद एक आंदोलन चलाया गया था, रिजर्वेशन हटाओ मूवमेंट। इसके बाद लगा कि शायद ये भी कोई बड़ा आंदोलन बनने वाला है, लेकिन बाद में पता चला कि एकदम टाइट फिस हो गया दोस्तों, और 5.9 मिलियन पर आकर ये पूरा मामला रुक गया है। ऐसे में आप लोग जो कुछ भी कहना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, लेकिन अगर आप ये मानते हैं कहीं ना कहीं देश के अंदर माहौल खराब करने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो मामला एकदम छिन्न भिन्न हो गया दोस्तों, और आप लोग की जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।